व्लादिमीर पुतिन, ये नाम सुनते ही दिमाग में सत्ता की एक तस्वीर बनती है ना? पर आज हम सिर्फ राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक प्लेबुक की, सत्ता और नियंत्रण पर एक पूरी मास्टर क्लास की। अच्छा, पुतिन की सत्ता कितनी अलग है ये समझने के लिए जरा इस पर नजर डालिए। साल 2000 से आज तक अमेरिका में 4 राष्ट्रपति आ गए, ब्रिटेन में तो 7 प्रधानमंत्री बदल गए, और रूस में सिर्फ एक नाम, एक चेहरा, जो पिछले 25 सालों से सत्ता के शिखर पर है। तो सवाल तो यही है ना, कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? कोई एक इंसान 2 दशक से भी ज्यादा दुनिया के इतने बड़े देश पर अपनी पकड़, लोहे जैसी पकड़, कैसे बनाए रख सकता है? चलिए आज के इस पड़ताल में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पुतिन को समझने के लिए ना हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जिसने उन्हें बनाया, मतलब उस अराजकता और उथल-पुथल को समझना पड़ेगा जिसने पुतिन जैसे एक मजबूत नेता के आने का रास्ता तैयार किया। रूस में 1990 के दशक को यूं ही जंगल राज नहीं कहते। सोचिए, 1991 में सोवियत संघ टूट गया और देश मानो एक शून्य में चला गया। इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो गई। कुछ अमीर ओलिगार्क्स देश की दौलत लूट रहे थे, और फिर 1999 के अपार्टमेंट बॉम्ब धमाकों ने तो हर घर में डर पैदा कर दिया। अब ऐसे माहौल में देश को एक मसीहा की तलाश थी। -40%। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। एक देश की अर्थव्यवस्था का लगभग आधा हिस्सा रातों रात गायब। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं था, ये एक राष्ट्रीय तबाही थी। नौकरियां, पेंशन, लोगों का भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। और अगर ये सब काफी नहीं था तो सोचिए, महंगाई 10,000% तक पहुंच गई। 10,000%। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि लोगों की जिंदगी भर की जो जमा पूंजी थी वो एक झटके में कागज के टुकड़ों जैसी हो गई। और व्लादिमीर पुतिन के लिए, जो उस वक्त एक केजीबी एजेंट थे, ये सिर्फ कोई राजनीतिक घटना नहीं थी। उन्होंने खुद इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक त्रासदी कहा था। ये उनके लिए अपने देश का अपमान था, एक ऐसा जख्म जो बहुत गहरा था, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। और फिर सितंबर 1999 में अपार्टमेंट बॉम्ब धमाके हुए जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 300 से ज्यादा लोग मारे गए। देश में चारों तरफ डर का माहौल था। रूस को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो कड़े फैसले ले सके, और बस इसी मौके पर एक लगभग अनजान से चेहरे व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल स्टेज पर एंट्री ली। और यहीं से शुरू होती है पुतिन की सत्ता की असली कहानी। उनका शासन करने का तरीका वो किसी आम पॉलिटिशियन जैसा नहीं है। नहीं, ये एक जासूस की प्लेबुक पर आधारित है। ये कहानी है जासूसी के तरीकों से राज करने की। उनकी पूरी प्लेबुक दरअसल केजीबी की 4 रणनीतियों पर टिकी है। पहला, एक्टिव मेजर्स। दूसरा, एक मिसाल कायम करना। तीसरा, कॉम्प्रोमाट फाइल्स। और चौथा, एक कंट्रोल्ड रियलिटी, यानी अपनी सच्चाई बनाना। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहली टैक्टिक है एक्टिव मेजर्स। ये केजीबी का एक पुराना शब्द है जिसका मतलब है गलत जानकारी फैलाकर और मैनिपुलेशन के जरिए पॉलिटिकल जंग लड़ना। इसीलिए सत्ता में आते ही पुतिन का सबसे पहला टारगेट क्या था? आजाद मीडिया, टीवी चैनल्स और अखबार। सीधी सी बात है, अगर आपको सच को कंट्रोल करना है तो पहले कहानी सुनाने वाले को कंट्रोल करना होगा। दूसरी रणनीति है, एक को सजा दो ताकि 100 लोग डर जाएं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिखाइल खुदरकोव्स्की, रूस के सबसे अमीर आदमी। उन्हें जेल में डाल दिया गया। संदेश बिल्कुल साफ था, पूरी एलीट क्लास के लिए, अगर देश का सबसे अमीर आदमी सेफ नहीं है तो कोई भी सेफ नहीं है। और ये सिलसिला आज भी जारी है, जैसा कि हम इन रहस्यमयी मौतों की लिस्ट में देख सकते हैं। अब आते हैं इस प्लेबुक के शायद सबसे खतरनाक हिस्से पर, कॉम्प्रोमात। इसका सीधा मतलब है कॉम्प्रोमाइजिंग मटेरियल। मतलब किसी के खिलाफ ऐसी जानकारी इकट्ठा करना जिससे उसे ब्लैकमेल किया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। ये वफादारी खरीदने का केजीबी का अपना तरीका है, डर के जरिए। केजीबी में एक कहावत बहुत मशहूर थी, हर किसी की एक फाइल होती है। मतलब हर इंसान का कोई न कोई राज होता ही है, और जिसका राज आपके पास है वो आपके कंट्रोल में है। ये सिर्फ ब्लैकमेल नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल हथियार है। और ये हमें चौथी और आखिरी टैक्टिक पर लाता है, एक कंट्रोल्ड रियलिटी बनाना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्रिमिया का मामला। पूरी दुनिया की मीडिया कह रही थी रूस ने हमला किया, लेकिन रूस के सरकारी मीडिया ने क्या कहा? क्रिमिया की घर वापसी हुई।
इस तरह से फैक्ट्स को बदलकर एक हीरोइक, एक बहादुरी वाली राष्ट्रीय कहानी बनाई जाती है। और फिर सच वही होता है जो सरकार लोगों को दिखाना चाहती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरी प्लेबुक सिर्फ देश के अंदर कंट्रोल बनाए रखने के लिए है, या फिर इसका मकसद कुछ और, कुछ बड़ा है। चलिए अब रूस के अंदर से निकलकर उसकी बाह्य महत्वाकांक्षाओं पर एक नज़र डालते हैं। जब आप इन सब घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। एक तरफ नाटो के विस्तार का डर, दूसरी तरफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जैसा एक इकोनॉमिक ब्लॉक, CSTO जैसा मिलिट्री अलायंस, और फिर जॉर्जिया, क्रीमिया और यूक्रेन में सीधा एक्शन। ये सब मिलकर रूस की मीर यानी रशियन वर्ल्ड की एक बड़ी सोच की तरफ इशारा करते हैं, जिसका मकसद शायद पुराने सोवियत संघ के इलाके पर रूस का दबदबा फिर से कायम करना है। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से पर। सवाल ये है कि क्या हम इतिहास को दोहराते हुए देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मकसद किसी की नैतिक तुलना करना नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके सत्ता में आने के तरीकों और रणनीतियों के पैटर्न को देखना है। दोनों ही राष्ट्रीय अपमान की भावना से उभरे, दोनों ने ही बदला लेने का एक नैरेटिव बनाया, दोनों ने बाहर और अंदर दुश्मन बनाए, और दोनों ने ही अपनी सीमाओं को बढ़ाया। इतिहास में इस तरह की समानताएं वाकई बेचैन करने वाली हैं। और शायद इस पूरी प्लेबुक का सार खुद पुतिन के ही एक बयान में मिल जाता है। उन्होंने कहा था, कोई भी पूर्व KGB आदमी नहीं होता। मतलब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक पहचान है, एक नजरिया है जो हमेशा उनके साथ रहेगा। लेकिन एक बात और है, कहते हैं जो इतिहास से सीखते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। उन्हें ये पता होता है कि पिछली कहानी का अंत कैसे हुआ था। ये एक ऐसा ख्याल है जिस पर सोचना जरूरी है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या व्लादिमीर पुतिन इतिहास के एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछली गलतियों को दोहराने से बचना चाहते हैं, या फिर वो इतिहास का अगला चैप्टर खुद लिखने पर तुले हैं? इस सवाल का जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।